नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है वन है तो हम हैं। वन हमें वायु देते हैं, वन हमारे जीवन का आधार है, वन है तभी मनुष्य का अस्तित्व है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रचार वन मंडलाधिकारी अनीश शर्मा जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपसे अनीश जी सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमारा विषय है वन है तो हम हैं, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? वन है तो हमें एक बहुत ही ऐसा विषय है जिसमें हम शब्द जो यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम अर्थात आज के कार्यक्रम का अगर बात करें तो हमारे किसान भाई, उनके खेत खलियान, और अगर जनरल बात करें तो हम संपूर्ण मानव जाति जो है वो हम हैं। और हम सभी का अस्तित्व, हमारे किसान भाइयों का, हमारे खेतों का अस्तित्व तब तक है जब तक वन है। अधिकतर हम सोचते हैं कि वन जो है एक अलग आइडेंटिटी है, हमारे खेतों से दूर हैं, लेकिन उनके साथ हमारे खेत या हमारी रोज़मर्रा की जो सब चीज़ें जुड़ी हैं उसको लेकर मैं ये कहूँगा कि वन है तो हम हैं। जी, बहुत ही अच्छी आपने बात कही है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये हमारा फ़ोन इन प्रोग्राम है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अनीश जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारे नंबर्स नोट कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0177, ये हमारा कोड है, STD कोड है, और आप नंबर नोट कर सकते हैं 28000177, और दूसरा नंबर है 28000178। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप अनीश जी से पूछ सकते हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ वन एक अलग चीज़ नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। जैसे आपने कहा खेत भी इससे जुड़े हैं। तो यदि हम बात करें कि आसपास की वायु की, जल की, जिनकी खेतों में ज़रूरत रहती है, तो इन चीज़ों पर, इनकी स्वच्छता पर वनों का क्या प्रभाव रहता है? वन से जैसे हम बात कर रहे हैं कि वन से हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले अगर ये बात करें तो वायु में भी स्वच्छ वायु, जी, जिसमें प्राणवायु जिसको हम कहते हैं, ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो वो सब जानते हैं कि जो वृक्ष हैं उनका जो इनटेक है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, और आउटटेक जो है ऑक्सीजन है, जो कि हमारी जीवन रक्षक है। और उसके बाद बात आती है जल की। वो चाहे पीने के लिए हमें चाहिए, हमारे खेतों के लिए चाहिए, चाहे वो वर्षा के रूप में है या धरती में वो एक जल स्रोत की तरह है, या धरती के अपने ही जल स्तर की वजह से है। वो सब के सब वनों पर निर्भर करते हैं। एक वाटर साइकिल है, समंदर से पानी निकला, पहाड़ों से टकराया, बारिश हुई, वो एक नेचुरल फिनोमेना है, होना ही होना है। अगर वन नहीं होंगे तो वो फास्ट होगा, जल्दी होगा, पानी गिरेगा, हमारी बहुत सी ज़मीन को बहा के ले जाएगा। और अगर वन है तो वन उस पानी को अपने में रोकेंगे और एक धरती में अपना स्तर बना के रखेंगे, धीरे धीरे से उसे छोड़ेंगे, वो नदियों में भी जाएगा, और जो वनों के नीचे के खेत हैं उनमें भी एक जल स्तर बना रहेगा, जो कि हमारे खेती के लिए भी काम आएगा। तो जल के बहुत से इनडायरेक्ट रूप हैं जो कि हमारे रोजमर्रा के लिए बहुत आवश्यक है। जी, और सर अगर वायु की बात करें तो वायु का कैसा है? आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। तो उसे कम करने के लिए जितने ज़्यादा वन होंगे, जैसे आपने कहा हमारे प्राण वायु है, तो उसके लिए क्या, किस तरह से कार्य करता है? वन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि वन अपने में कार्बन स्टॉक रखता है। लकड़ी जो है सब लोग जानते हैं कार्बन से बनती है, जी, और जब अगर ये लकड़ी की फॉर्म में जब रहेंगे कार्बन, तो वो एक तरह से एक स्टॉक की तरह है, हमारे वातावरण को दूषित नहीं करेंगे। लेकिन जब वो हम उसको जला देते हैं, सपोज लकड़ी को, या उसका यूटिलाइजेशन कर दे रहे हैं, तो वो एक कार्बन जो है आसमान से, जो हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जो कि वनों के लिए तो आवश्यक भोजन है, लेकिन हमारे लिए एक पर्टिकुलर लेवल से अधिक हो जाएगा तो वो एक पॉल्यूशन का कार्य करेंगे। ये तो एक लकड़ी के जलने से मैं ये कह रहा हूँ कि वो कार्बन स्टॉक कम हो रहा है। दूसरा, हमारे इंडस्ट्रीज हैं, वो रोज कुछ कार्य कर रहे हैं, हमारी सुख सुविधाओं के लिए वो कर रहे हैं। उसको हमें सुख भी कहेंगे कि वो इंस्टेंट है, एकदम से हमें मिल रहे हैं तो उसे सुख कहेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो वो हमारे लिए प्रदूषण भी पैदा कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस भी हमें करना है। तीसरा, हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, हम उसमें भी जो धरती के अंदर जो तेल है
उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जो कि कार्बन को अपने में रखे हैं, और जब वो जलेंगे तो वो कार्बन एक तरह से एटमॉस्फेयर में जाएगा और वो वातावरण को ही नहीं गलत करेगा, लेकिन एक जो बैलेंस बना हुआ है कार्बन का उसको भी खराब करता है। तो यहाँ बात आती है कि वन क्या कर रहे हैं। तो वन जो है इसी संतुलन को बनाने के लिए हम गलत कार्य करते रह रहे हैं मनुष्य, और वन उसको सही करने का कार्य कर रहे हैं। जी, तो अनीश जी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति का संतुलन है उसे वन बना रहा है। बिल्कुल, आपके शब्द सही हैं बहुत हद तक, कि प्रकृति का संतुलन और खास करके हमारे वातावरण का संतुलन तो सिर्फ वन या वृक्ष जो है, वो जरूरी नहीं है कि वो वन एक कम्पैक्ट फॉर्म में है। हमारे खेतों में किनारों पर जो थोड़े हमारे घर के आसपास वृक्ष हैं वो भी ये कार्य कर रहे हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि एक भी वृक्ष लगता है तो वो भी ये कार्य कर रहा है। बिल्कुल, और वो जो मनुष्य उस वृक्ष को लगा रहा है वो भी एक अच्छा कार्य कर रहा है। जी, आपने बहुत ही अच्छे उपयोग हमें बताए हैं कि किस तरह से वायु और जल का तो हमें हमेशा ही उनका हम उपयोग करते ही रहते हैं। अन्य अगर हम उपयोगों की बात करें जो वन से हमें अन्य उत्पाद मिलते हैं उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, अगर हम जैसे मनुष्य की बात करें, अपनी बात करें, तो हमें सबसे पहले तो वायु चाहिए सांस लेने के लिए। अगर वो हम जब सांस, अगर सपोज करो कि आज ऑक्सीजन एकदम से बंद हो जाती है तो हम कुछ पलों के मेहमान हैं। जी। उसके बाद हमारे लिए दूसरा इम्पोर्टेंट जो है वो पानी है। वो बंद हो जाएगा तो शायद हम एक आधा दिन जी लेंगे। और अगर पानी भी चलो चल रहा है और उसके बाद हमारी अगर जरूरत तीसरी की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे लिए खाना है जी। हमारे लिए वस्त्र हैं, हमारे लिए सुख सुविधाएं हैं, जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमें वनों से मिल रहा है। खेतों में हमारा अनाज उग रहा है, जैसे हम बात कर रहे थे, अच्छा अनाज कब उगेगा? जब खेत में उर्वरकता रहेगी, वहाँ की मिट्टी अच्छी रहेगी, और उस सबसे बड़ी बात है कि उसमें सिंचाई के लिए पानी होगा। और ये सभी रेगुलेट जो कर रहे हैं वो वन ही कर रहे हैं। हमारे जितने भी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, अगर हम कहें कि कहीं खेती को छोड़ के बागवानी की भी अगर बात कर रहे हैं, हम सेब की बात कर रहे हैं, शिमला के हैं, तो शिमला का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, या हमारे पहाड़ में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसमें सेब हो सकते हैं जी। और ये देखा भी गया है कि अगर पेड़ कटेंगे, टेम्परेचर जिस तरह से सब लोग कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो सेब की फसल भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ को जाती जा रही है, समुद्र तल की ऊंचाई की अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें जी। तो उसका कारण क्या है कि वो टेम्परेचर जो है हमें अधिक हाइट पर मिल रहा है, और अगर इस टेम्परेचर को भी हमें मेंटेन करना है तो वहाँ भी हमें वनों को संरक्षित करना है, उसको लगाना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे भोजन को लेकर, हमारे लिए औषधीय पौधों को लेकर, जो बहुत से हैं जो जंगल में ही पैदा होते हैं, और अगर रोज़मर्रा की बात करें तो गांव के लोगों के लिए बालन वहाँ से मिल रहा है, लकड़ी वो जलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिससे चूल्हा जल रहा है उनका। उनके पशुओं के लिए आहार, चाहे वो वहाँ पे घासनियों से घास ला रहे हैं या पेड़ों से वो पत्ते इकट्ठे करके ला रहे हैं, ये सब वनों पर निर्भर कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका रोज़मर्रा इनसे जुड़ रही है, कि बहुत ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ पे वो ऐसे पौधे गुच्छी इकट्ठा कर रहे हैं, कोई ऐसा पौधा इकट्ठा कर रहे हैं जिसके मेडिसिनल वैल्यू है, उसको वो बेच रहे हैं, वो अपना घर भी उससे चला रहे हैं। जी। तो वन एक तरह से हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें। आपने अभी से पहले बात की थी कि अगर हम भूमि कटाव की भी बात की थी आपने, कि जब बहुत ज़्यादा बारिश आएगी तो नेचुरली क्या होगा कि भूमि कटाव होगा। तो भूमि कटाव को रोकने के लिए जिस तरह से आपका विभाग है वो किस तरह के निर्देश देते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करते हैं, क्या क्या कार्य किए जाएं जिससे भूमि कटाव को रोका जा सके? भूमि कटाव एक ऐसा विषय है जिसमें वन बहुत सहयोग कर सकते हैं। तो भूमि कटाव को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे जी। तभी हमारे वन, अर्थात लीगल फॉरेस्ट, एक तो हम बात करते हैं ना कि ये एक पर्टिकुलर एरिया को हमने डिमार्केट कर दिया और इसको कह दिया ये हमारे लिए एक वन है जी। ये जंगल है। अब उसमें अगर वृक्ष नहीं होंगे तो एक लीगल टर्म में तो वो जंगल है, लेकिन वो असल में जंगल नहीं है। जंगल वो तभी है जब उसमें वृक्ष हैं, और ये जो वृक्ष हैं ये जंगल की भूमि को अपने में बांध के, मिट्टी को खास करके बांध के रखते हैं। बारिश जब बहुत जोर से होगी तो एक कुशन का काम कर रहे हैं, जमीन पर वो सीधी बारिश नहीं गिरेगी, बारिश होने के बाद इकट्ठा एक तरफ पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो जब बहेगा, अगर वृक्ष नहीं है वहाँ
तो सारी की सारी मिट्टी को वो अपने साथ लेकर चले जाएंगे, जो कि धीरे धीरे अदरवाइज हमारे खेतों तक पहुंचनी थी, हमारे खेती बाड़ी बढ़नी थी, जिससे वो बढ़ने की बजाय किसी आज के संदर्भ में बात करें तो किसी डैम में इकट्ठे हो जाएंगे, अदरवाइज किसी नाली के नदी नालों में इकट्ठा हो जाएगी वो मिट्टी। जो उर्वरक मिट्टी है, जो जिसमें सभी खनिज पदार्थ हैं हमारे, या जो मिनरल्स हैं जो हमें भोजन के लिए चाहिए हैं, जो एक अनाज के रूप में पैदा होने थे, वो सब वेस्ट हो जाएंगे और एक हमारे को अच्छा भोजन नहीं मिल पाएगा। जी, तो जहाँ एक तरह हम कह सकते हैं कि जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो भी बह रही है और साथ ही साथ भूमि का कटाव भी होता जा रहा है, तो दोनों तरह से जो किसान है उसे नुकसान होता जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा लगे। आपका विभाग बहुत से कार्य कर रहा है, इसी में एक कार्य है कि जो हरा भरा आवरण है उसको बढ़ाना है, तो इसके विषय में आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये कार्य किया जाता है। हमारे विभाग का जो प्राइमरी एम है, मतलब प्रथम कार्य है जिसको हम कहेंगे, वो हरित आवरण को बढ़ाना और बचाना ही है। तो इसमें मैं इसको दो कैटेगरी में पहले किसको बोलूं और बाद में किसको बोलूं, इसके लिए हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हमारा प्राइमरी एम जो है प्रोटेक्शन करना है या प्लांटेशन करना है। दोनों कार्य जो है उनका एम या रिजल्ट एक सा ही है। तो हम वर्ष में अधिकतर समय जो है वो जंगलों को बचाव के लिए कार्य करते हैं। वो लोग जैसे कुछ उसमें इलीगल एलिमेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे इलीगल वे में फॉरेस्ट में कटान कर रहे हैं, तो उनको चेक करना, उनको रोकना भी विभाग का कार्य है। गर्मी के मौसम में या आजकल भी जो शेडो रीजन है जहाँ बारिश नहीं होती है, सर्दी में अपर रीचेस में सूखा है, वहाँ अग्नि की घटनाएं होती हैं। तो जो वन अग्नि की घटनाओं को गर्मी के मौसम में और आज उन स्थानों पर रोकना, ये भी वन विभाग का प्रोटेक्शन का कार्य है। इसके अतिरिक्त हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक तो नेचुरल फॉरेस्ट लग रहे हैं, ट्रीज अपने आप ग्रो हो रहे हैं, दूसरा हम उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें विभाग खुद भी प्लांटेशन कर सकता है, लोगों को भी प्रेरित करता है। तो विभाग में बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके तहत हम हरित आवरण बढ़ाने के लिए पौधरोपण खास करके बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक करते हैं, ताकि अधिक हमारा क्षेत्रफल जो है हरित हो और जो हम कह रहे हैं उसको सभी को फ़ायदा उसका मिले। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने कई बार सुना है कि जो वन विभाग है वो चंदन जो पौधा होता है उसकी प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए कि उसकी प्लांटेशन की जाए, उसे बहुत बढ़ावा देते हैं। इसका क्या कारण है? चंदन कमर्शियली भी और हमारे धार्मिक उसमें भी, पूजा पाठ में भी यूज़ होता है, और ये बहुत महंगी स्पीसीज़ है। हालांकि ये चंदन की स्पीसीज़ जो है साउथ इंडिया में, कर्नाटका में और इनके आसपास के राज्यों में बहुत ज़्यादा लोग इससे कमाई भी करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया कि हिमाचल में भी कुछ स्थानों पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, और बहुत से जैसे ज्वाला जी के इलाका है, मतलब निचले इलाके हम कहेंगे, हमीरपुर के कुछ क्षेत्र हैं। तो जब पाया कि हम लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं, तो वन विभाग इस दिशा में भी कार्य कर रहा है। और हमने मतलब 50-60 हज़ार मतलब इस तरह से पौधे एटलीस्ट साल में कहीं हम लगा पाएँ। हालांकि ये प्राइमरी एम हमारा नहीं है, हमारा मतलब सभी तरह की जंगली मतलब इनको पौधों को लगाना है, लेकिन इसकी तरफ भी पिछले कुछ वर्षों से विभाग कार्य कर रहा है। और ख़ास करके हमारे अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो हमने अपने वन वृत्तों में बांट रखा है। तो आधा हिमाचल, लगभग 6 से 7 वन वृत्त ऐसे हैं जहाँ पर हमने ये नर्सरीज तैयार की हैं, और इसको चंदन के वृक्षों को हम उन क्षेत्रों में पौधरोपण भी कर रहे हैं, जिससे कि आय भी हमारी वृद्धि हो सके और एक उसको धार्मिक सैंक्टिटी भी है उसका भी हम एक तरह से पालन कर सकें। जी, जिस तरह के आजकल की हम बात करें कि हर कोई जो भी नवयुवक होते हैं तो सभी को जो है रोजगार के लिए सभी की भागदौड़ लगी रहती है, तो क्या वन विभाग इस तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित करता है जिससे जो लोग हैं, चाहे वो गांव में रहने वाले हैं या कोई नवयुवक हैं, जो किसी तरह से अपना रोजगार, स्वरोजगार जो है वो वनों से प्राप्त कर सकें? स्वरोजगार भी मैं इस पे भी बात करता हूँ, लेकिन रोजगार में तो वन विभाग जैसे पौधरोपण कर रहा है, तो हमारी प्राथमिकता तो यही रहती है कि हम वहाँ के लोगों से वो पौधरोपण करवाएं। उसको हम एक तरह से तो रोजगार ही कहेंगे कि वो वन विभाग के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्वरोजगार इस तरह से कहेंगे कि वो हर वर्ष कार्य हो रहा है उनके इलाके में, तो वो हर वर्ष उनको एक पर्टिकुलर सीज़न में काम मिलेगा। वन अग्नि की रोकथाम में फॉरेस्ट वॉचर्स को रखा जाता है, वहाँ उनको कार्य मिलता है। इसके अतिरिक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्कीम्स भी चला रखी हैं, जैसे
औषधीय पौधे कहीं से एकत्रित करते हैं। इससे पहले लोग इकट्ठे करते थे, अनसाइंटिफिक वे में इकट्ठे कर रहे थे, तो वो इकट्ठा करते हैं, लोकल जो आड़ती हैं उनके पास जाके वो बेच देंगे। उसकी जो मार्केट वैल्यू क्या है वो उन्हें भी नहीं मालूम है, और उसका यूज़ कितना है हमारे कंट्री की मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में, वो उसका इतना ज्ञान नहीं है। तो उस दिशा में भी विभाग अब कार्य कर रहा है। हमारे एक प्रोजेक्ट आया है, उसमें औषधीय पौधों पर विशेष तौर पर कार्य किया जा रहा है। तो उसमें औषधीय पौधों की हम नर्सरीज भी तैयार कर रहे हैं लोगों की डिमांड के हिसाब से। तो उसमें लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, वो पौधरोपण उस औषधीय पौधों का कर सकते हैं। यूज़र ग्रुप बनाकर वहाँ पे उनका पौधरोपण जो आसपास के जंगल है वहाँ वो कर सकते हैं, और उसके बाद उसको कलेक्ट करने के लिए भी उन्हीं के राइट्स हैं उनके उन जंगलों में। तो एक यूज़र ग्रुप वो अपना, उसमें भी विभाग सहायता कर रहा है। उस यूज़र ग्रुप्स बना के वो जब उसको मार्केट करेंगे तो उनको उसकी वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी, और उसका जो डाटाबेस तैयार कर रहा है ये, उसी प्रोजेक्ट में हमारा डाटाबेस भी तैयार हो रहा है कि किस जगह पे कौन सी प्रजाति औषधीय पौधे की लगाई जा सकती है या कौन सी एकत्रित की जा सकती है, और उसको कितना एकत्रित करना चाहिए ताकि वो कॉन्टीन्यूसली हमें मिलती रहे। तो इसमें भी कार्य हो रहा है, जो कि इनडायरेक्टली यूज़र ग्रुप्स से लोगों के लिए एक रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की दृष्टि से वन विभाग इस तरह से इनके लिए कार्य कर रहा है। बाकी पौधरोपण और हमारे प्रोटेक्शन वर्क्स में वो सहायता कर सकते हैं, वहाँ भी इनको इंगेज किया जाता है। जी, जैसे आपने प्रोटेक्शन वर्क की बात की, आपने फॉरेस्ट वॉचर्स की बात की कि जब आग से रोकथाम के लिए, तो इस कार्य के लिए यदि हम बात करें तो क्या जो एरिया रहता है जहाँ पर ये वन होते हैं, क्या आसपास के लोगों को का ही चयन किया जाता है या किसी तरह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वही इस कार्य को करते हैं? वन अग्नि ऐसा विषय है, इतना वाइड फैलता है। प्लांटेशन हमने करनी है तो लिमिटेड एरिया में हम जाके करेंगे, प्रोटेक्शन करनी है, देखभाल करनी है, दूरबीन लगा के हम एक पर्टिकुलर जंगल को देख सकते हैं। लेकिन जो वन अग्नि है वो एक ही समय में बहुत से एरिया में फैलती है, तो उसको रोकने के लिए सिर्फ वन विभाग सक्षम नहीं है, हमारे मैनफोर्स भी इतनी नहीं है। उसके लिए वार्ड वॉच के लिए भी लोगों को फायर सीजन में इंगेज किया जाता है, और कुछ लोग स्वेच्छा से भी कार्य करते हैं, उसके लिए भी हम कार्य करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें, कि अगर उनके आसपास आग लग रही है तो उस घटना के पीछे अगर कोई मनुष्य कारण है तो उसको रोकने की कोशिश करें, उसे एजुकेट करने की कोशिश करें, और अगर आग लग ही जाती है तो उसको बुझाने में भी उन वॉचर्स का भी और वन विभाग के जो कर्मी हैं उनका भी सहायता करें। जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सभी को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि अग्नि जो है जब वो फैलती है तो वो कोई एरिया नहीं देखती है, बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती है। तो आजकल जो बच्चे हैं उन्हें जागरूक करना मुझे लगता है सबसे पहले बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि वही कल का भविष्य है। आपने बहुत सारी योजनाएं आपकी चल रही हैं, उसी में एक योजना है विद्यार्थी वन मित्र योजना, जो स्पेशली बच्चों के लिए चल रही है। तो इस योजना के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा पौधा लगाए, लेकिन ये इतना हो नहीं पाता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए पिछले 2-3 वर्षों से एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वन विभाग पौधरोपण का कार्य कर रहे हैं। इसमें एक चयनित एरिया, कोई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ही हमने फर्स्ट अभी लिए हैं, हो सकता है भविष्य में अन्य स्कूलों को भी ले पाएँ। तो कोई उनके स्कूल के नज़दीक जहाँ वो बच्चे जा सकते हैं वो एरिया उनको दे दिया जाता है कि वहाँ वो प्लांटेशन करें। प्लांटेशन करने में वन विभाग उनको पौधे भी देता है, वहाँ की फेंसिंग का जो कार्य है, जो बाड़ लगानी है, वो भी वन विभाग करता है, गड्ढे खोदने में और किस तरह से पौधा लगाना है वो भी उनको एजुकेट करता है। तो वो बच्चे जब और एक पर्टिकुलर डे में या 2-3 दिनों में वो लोग वहाँ पे बरसात के समय में वहाँ पौधरोपण करते हैं, और क्योंकि उनके स्कूल के पास है वो घर से आते जाते उस जंगल को देख सकते हैं। तो जब बच्चे उस पौधे को लगाते हैं तो एक तो वो जंगल बन रहा है, और दूसरी तरफ से वो जो एजुकेशन है वो बच्चों तक जा रही है, और बच्चों तक जाने का मतलब है कि भविष्य की पीढ़ी तक वो जा रही है, और आने वाले समय में जब वो नागरिक बनेंगे तो वो एक अच्छे नागरिक, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इलीगल वे में लोग काटते हैं पेड़ों को जी। तो जब उनमें वो संवेदना होगी तो वो खुद भी उसकी रक्षा करेंगे, और अगर कोई एलिमेंट वैसा है तो उससे भी वो लड़ेंगे जी। और समाज का उन एलिमेंट से लड़ना बहुत जरूरी, उसी के लिए बच्चों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके डिपार्टमेंट की एक पहल है जिससे बच्चों को जागरूक किया जा रहा है जी।
जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जो हमारा मानव जीवन है वो काफ़ी बदलता जा रहा है, हम विकास की राह पर अग्रसर हो रहे हैं और इसी में बात आती है सड़कों की। जो हम देखते हैं कि सड़कों का जाल, अगर हम हिमाचल की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वनों से ढका हुआ है, यहाँ पर हर जगह सड़कें पहुँच रही हैं जो विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस समय में जब सड़कों का जाल बिछता है तो बहुत सारे पेड़ों का विनाश भी होता है। तो उसके लिए जो वन विभाग है किस तरह से भरपाई करता है ताकि जो भी कटाव हुआ है उसकी भरपाई की जा सके, ताकि किसी भी तरह का नुकसान भविष्य में ना हो? हमारा देश एक विकासशील देश है। यहाँ पर मैं मतलब आपने रोड्स की बात की, मैं रोड्स को छोड़ के बाकी भी कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं जी। 2/3 ऑफ हिमाचल का एरिया जो है वो लीगली फॉरेस्ट है। वहाँ से अब किसी का गांव है बीच पॉकेट में और उसकी सब तरफ जंगल है, तो उसको रोड पहुँचाना भी ज़रूरी है, उसको भी सभी सुविधाएं होनी चाहिए, वो भी आवश्यक है। लेकिन साथ साथ में हमें उसका बैलेंस, इन्वायरमेंट का बैलेंस भी बनाना है। तो इसका बैलेंस बनाने के लिए मैं यही कहूँगा कि हमें इलीगल वे में नहीं ये करना है। लीगल प्रोविजंस हैं, हम जंगल में से अगर रोड अगर उनके गांव को जाने के लिए आवश्यक है तो उसमें हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसके तहत वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जब वो जंगल से अगर रोड बन ही रहा है तो उसमें सपोज PWD डिपार्टमेंट या कोई भी विभाग उसको बना रहा है तो उसमें प्रोविजन रखा जाता है कि जितना एरिया डाइवर्ट हो रहा है तो एक तो उस एरिया की वो कीमत देंगे जी। और वो कैंपा फंड में जमा होगा, और उसके अलावा वहाँ पे जितने पेड़ कटे हैं उन पेड़ों के लिए भी उससे डबल एरिया में प्लांटेशन करने के लिए भी उनको खर्चा देना पड़ेगा। हालांकि रोड बनाना थोड़ा सा महंगा हो जाता है इसकी वजह से, लेकिन प्रकृति के संतुलन के लिए, वनों के संतुलन के लिए ये आवश्यक भी है। तो जब वो लीगल वे में ये चीज़ होती है तो हम उसके बदले में जब डबल एरिया हम प्लांटेशन के लिए पैसा ले रहे हैं और ये सारा का सारा ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है, ये नहीं है कि ये पैसा इस फंड में चला गया है तो वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन जाएगा या किसी दूसरे कार्य के लिए उपयोग में होगा। इसमें ये प्रोविज़न है कि इसका फंड अलग से ही रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये जमा होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का जितना जितना हिस्सा है, जहाँ से जितना जितना मिला है वो उनको अलॉट होता है और उनको प्लांटेशन, उसका कार्य सुनिश्चित है कि उनको पौधरोपण ही करना है। उसमें हम संरक्षण के कार्य, भू संरक्षण के कार्य करेंगे, जो जो उसमें स्कीम्स हैं उसी में वो खर्च होना है। तो वो जितना भी पैसा उसमें जमा होगा तो उसमें एक तरह से हम ये कहेंगे कि वनों को बढ़ाने के लिए ही करेंगे। तो इस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से क्या होगा कि डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी होगी और वन भी बचे रहेंगे। और इलीगल वे में करेंगे तो एक तरफा काम होगा, तो आने वाले समय में हमें भुगतना तो पड़ेगा ही। जी, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हम मनुष्यों पर ही भारी पड़ती है। जी, जिस तरह से ये कार्य है ये किसी एक के करने का कार्य नहीं है, यदि हम सब मिलके करेंगे तभी ये कार्य जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। आपकी एक ऐसी ही योजना है सामुदायिक संवर्धन योजना, उसके विषय में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह से मिलकर ये कार्य किया जा सकता है। ये जो सामुदायिक वन संवर्धन योजना है, इसमें हम समुदाय के लिए वो अपना एक यूज़र ग्रुप बनाते हैं और उनके गांव के आसपास जो खाली जगह है उसमें वो पौधरोपण का कार्य कर सकते हैं। तो उनमें उसमें प्रोविज़न है कि वहाँ का जो प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे, वो भी वो खुद मिलके बनाएंगे। उसमें गाइडेंस जो लोकल फॉरेस्ट के स्टाफ हैं वो देंगे और जो वो उसमें प्लान अपना योजना बनाएंगे उसके हिसाब से हम नर्सरी तैयार करेंगे और बाद में वही लोग उसमें पौधरोपण भी करेंगे। तो एक तरह से समुदाय को हम इस कार्य के साथ भी जोड़ रहे हैं और समुदाय के लिए रोजगार भी पैदा कर रहे हैं और हरितावरण भी बढ़ा रहे हैं। इस योजना के साथ साथ मैं एक और भी चीज़ बताऊं कि हम लोग प्लांटेशन भी जैसे बरसात में करते हैं, उसमें भी हम समुदाय, मतलब इस योजना के तहत नहीं लेकिन जो जनरल प्लांटेशन है हमारी, उसमें भी हम लोगों को आपस में हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें हम एक तरह से त्यौहार के रूप में, मेले के रूप में, एक पर्टिकुलर डे में हम सब लोगों को उस जगह पे बुलाते हैं और पौधरोपण का कार्य करते हैं। 3-4 साल पहले तक तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय में होता था, लेकिन पिछले 2-3 वर्ष से ऐसा किया जा रहा है कि हम एक पर्टिकुलर डे में पूरे के पूरे स्टेट में ये प्लांटेशन करें। तो उसमें युवा मंडल को भी हम जोड़ते हैं, बच्चों को भी जोड़ते हैं, महिला मंडल को भी जोड़ते हैं, NGOs को भी जोड़ रहे हैं। जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल है तभी हम लोगों का अस्तित्व है, इस बात पर अगर हम सभी ध्यान दें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।